क्या हब पावर नेक्स्ट साजगार इंजीनियरिंग बन सकता है और अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे सकता है, और क्या इस टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए? अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो हम बिजनेस को भी देखेंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल्स और न्यूज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाज़ औक़ात न्यूज काफी ज्यादा प्रिवील कर जाती है। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है, ना टेक्निकल्स काम करते हैं, और जो मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट कर रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है। तो जो मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट न्यूज़ को देखते हुए अपने डिसीजंस करते हैं। तो आज हम फंडामेंटल्स, टेक्निकल, मार्केट न्यूज़ और बिज़नेस को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और हम ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हब पावर नेक्स्ट साजगार इंजीनियरिंग बन जाए और अपने शेयर होल्डर्स को इतना बेनिफिट दे सके, और हमारा एंगल क्या होगा ऑटोमोबाइल, जो कि उनका BYD के साथ एक अरेंजमेंट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इस वीडियो का टारगेट रख रहे हैं कि अगर आप जो भी कंपनी का नाम बताएंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इसके 400-500 की रेंज में लाइक कर देते हैं, तो हम नेक्स्ट जो है आपकी बताई हुई कंपनी जिसकी ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम एनालिसिस शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, अगर ये 52 वीक्स की आप रेंज देखें, तो कुछ दिन पहले ही इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, विच इज़ 170, और अभी ये 148 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम फर्दर नीचे आएँ और देखें कि इसकी मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप बहुत बेहतरीन है, लाइक ये 200 को टच करने वाली है, विच इज़ वेरी गुड। और इसके साथ क्या देखा जाता है, इसके साथ एक्चुअली आप ये देख रहे होते हैं कि ओवरऑल जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बल्कि आप ऐसे करें कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में से जो इसकी लास्ट एनुअल स्टेटमेंट है ना, ये है क्या, ये है, ये 2023 की, या जो भी आपकी लेटेस्ट होगी वो आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड, ये आप एक इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। और इसके बाद एक्चुअली ये देखा जाता है कि कंपनी जो है उसकी सेल्स किस तरह से रही हैं। ओवरऑल इसकी हम सेल्स देखें तो 2023 में 2022 की निस्बत सेल्स ड्रॉप हुई हैं, बट जो अभी के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। लाइक फाइनेंशियली, फंडामेंटली कंपनी को कोई इशू नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो EPS है, EPS में भी काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतरी देखने को मिल रही है, और इसी EPS की बेस पे ही जो डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये आप सबको पता होगा। अगर हम इसकी डिविडेंड रेशो देखें तो पिछले तकरीबन आप कह लेंगे 3-4 साल से ये रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रहे हैं। अब ये देखें, ये ₹2.5 का 4, 5, 6 तकरीबन, फिर 2.5 से ज़्यादा, हाफ से 5.5 से ज़्यादा, तो डिविडेंड रेशो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अभी एक्चुअली मार्केट में आपको पता है कि जिस तरह से न्यूज़ सर्कुलेट करती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जी BYD के साथ इनके अरेंजमेंट्स हो रही हैं, और पाकिस्तान में ये न्यू आएगा तो मे बी कैपिटल गेन भी ज़्यादा देखने को मिले। जिस तरह से ये साजगार इंजीनियरिंग है, वो देख लें कि 200 से स्टार्ट हुआ है और 1200-1300 को उसने टच किया है। तो यहाँ पे भी मे बी पॉसिबिलिटी बने, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की तरफ जाएँ, तो ये न्यूज़ का तो आपको सबको पता होगा कि ये अर्ली कुछ महीने पहले न्यूज़ आ गई कि ये BYD के साथ इनकी अरेंजमेंट्स हो रही हैं। जहाँ पे सबसे अहम जो बात है इस न्यूज़ से, सिर्फ ये मत देखिएगा कि BYD और हबको की अरेंजमेंट्स हो रही हैं। मैं हबको की वेबसाइट पे आया हूँ, और यहाँ से ज़रा हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हबको के बिजनेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, बिजनेसेस को मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ये होम टैब अबाउट के साथ ये बिजनेसेस की लिस्ट आ रही है, इसको देखना ज़रूरी होता है। अगर आप एक इन्वेस्टर और सही मानों में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें देखिए, सबसे जो इनका मेन ऑपरेशन है, जो मेन कोर एक्टिविटी है, वो इनकी है पावर जनरेशन। ये कंपनी स्टार्ट कब हो रही है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये 90s से कंपनी स्टार्ट हुई है, और ये वर्ल्ड बैंक का फर्स्ट प्रोजेक्ट भी इन्हीं का था, ये पावर जनरेशन को लेके। तो हब पावर कंपनी, ये जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑयल बेस ये प्लांट है, इसकी आप देख लें कि ये 1200 ये मेगावाट लिखे हुए हैं। इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये आप सब वही विजिबल है, वही बातें बताता हूँ जो कि आपके काम की हैं। ये पावर जनरेशन में इसकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, बल्कि इसमें होल्डिंग कंपनी भी है, वो मैं अभी आपकी जब इनकी एनुअल स्टेटमेंट देखेंगे ना, वहाँ से आइडिया होगा। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी है, जिस तरह मारी है, मारी से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, बट एक सिग्निफिकेंट इसका रोल है। अच्छा, माइनिंग में भी है। अब आगे ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज भी में भी है, और लास्ट पे जो है वो है इम्पोर्टेंट, विच इज़ ऑटोमोबाइल एंड
मेगा मोटर कंपनी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। और यहीं पे मैं थोड़ा सा एक मुकाबला भी करूँगा साज़गार इंजीनियरिंग से। साज़गार इंजीनियरिंग की अगर मैं पहले बात करूँ, सैजियो, ये मुझे बताइए कि ये कंपनी, इसका मेन ऑपरेशन क्या है? इसके क्या ऑपरेशन है जी? इन्होंने 3 व्हीलर्स बनाने हैं, इन्होंने 4 व्हीलर्स बनाने हैं, जिसमें ये हैवल और बाकी चीज़ें हो गई, और साथ इनके जो ट्रैक्टर्स के रिम्स हैं ये वो कंपनी बनाती है, ये सैजियो। सैजियो के ऊपर भी वैसे मैं एक बार डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। एक्चुअली सैजियो का काम ही यही है, और साथ उसके कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हैं। सैजियो का ये काम है। अभी हब पावर की बात करें तो हब पावर ने पावर जनरेशन और बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा उसने रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अभी उस रेवेन्यू को इसने बाकी कंपनीज़ में क्या किया, कंपनीज़ बनाई और उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अभी इन्होंने क्या किया कि ये जो मेगा मोटर कंपनी है ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है हबको की। हबको की ये मेगा मोटर एक सब्सिडरी कंपनी है। सिर्फ मेगा मोटर्स नहीं बल्कि आप ये समझे कि हबको थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी HPHL, ये मैं आपको वेबसाइट जब उनके एनुअल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहाँ से बताऊँगा मैं आपको, ये इनकी सब्सिडरी है। और साथ ये जो एसोसिएटेड कंपनी है जी मेगा मोटर प्राइवेट लिमिटेड, ये दो के ताउन से एक्चुअली ये BYD पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि सैजियो इस बिज़नेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और जो हबको है एक किस्म का आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी ये जो सब्सिडरीज हैं, ये वाली मेगा मोटर्स हो गई या HPHL, ये कितना बेनिफिट हबको को दे देंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस ये बताता जाऊँ कि अभी तक सैजियो, होंडा कार्स, इंडस मोटर्स, जितनी भी कंपनीज़ हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, और साथ जो ट्रेडिशनल पेट्रोल वगैरह आ रहा है ना, जो एक ट्रेडिशनल गाड़ियों के इंजन हैं, इन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज ये हो सकता है कि इनकी टेक्नोलॉजी ही EVs है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लोग लेके थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ कि जो अभी बजट आया था उसमें क्या पेशरफ्त हुई कि जो अभी हाइब्रिड गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी आ रही थी, पहले इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छूट होती थी टैक्स की, बट कोई e-tron मंगवा रहा है उसके ऊपर छूट अभी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे एक एडवांटेज लोकल इंडस्ट्री के लिए था कि वो आगे बढ़ें, और बढ़ें भी सही, जिससे हमने देखा कि जो सैजियो की 4 व्हीलर्स हैवल्स हैं उनकी सेल्स मंथ बाई मंथ, क्वार्टर बाई क्वार्टर बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अगर इनकी गाड़ियाँ ये तकरीबन 850 की रेंज में सेल हो रही हैं, तो ऑन दी अदर हैंड होंडा हो गई या इंडस मोटर्स हो गई, तो उनकी कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा उनकी सेल्स कम थी। ये मैं हैवल 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो EVs पे ऊपर तो टैक्स लग गया ना पिछले बजट में। अभी ये जो अभी अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, इससे ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि हैबको को कितना बेनिफिट हो सकता है। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर पोजीशन लेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, और बाकी जो की प्लेयर्स हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई ETF नहीं है। ETF आप उठा के देख लें, चाहे मीज़ान ETF है, चाहे महाना ETF है, वो उनके पोर्टफोलियो में हबको है। इसके अलावा आप बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप उनको उठा के देख लें, उनके पोर्टफोलियो में हबको है। इवन काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं, काफ़ी ऐसे बैंक्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में जिन्होंने हबको में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लाइक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट सिर्फ आप अगर BYD का एंगल देख रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा हॉल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल सिचुएशन क्या बनती है। ये पॉइंट समझ आ गई? इस एंगल से थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको भी अपना एंगल बता दिया, ये बात समझ आ गई। अभी मैं बढ़ता हूँ जी यहाँ पे हबको की एनुअल रिपोर्ट पे, जो कि आपने डाउनलोड कर ली होगी, चाहे 2023 है या 22 है। अगर आप इनके ऑपरेशंस देखें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये कंपनी एक्चुअली 1991 में ये हो गया 1991 में ये इस्टेब्लिश हो रही है, और 1995 में जो इसका प्लांट है वो लग रहा है फर्स्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये बात समझ आ गई। वैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, सर आप ये ना कहा करें, ये बात समझ आ गई। चले मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कहा हुआ है सही। अच्छा, इसके बाद नीचे आते हैं जी, ये अपनी ग्रोथ बता रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे पेज नंबर 10 है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि की हाईलाइट्स की बात करें तो अभी तक ये नेशनल ग्रिड में जो बिजली दे रहे हैं वो तकरीबन 3500 से ज़्यादा है। रेवेन्यू में 114 बिलियन से ज़्यादा ये रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं।
62 बिलियन इनका क्या था नेट प्रॉफिट था, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इनके इतने हैं, और बाकी जो फिलैंथ्रोपी के प्रोजेक्ट्स हैं या काम है उनमें उन्होंने इनमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। ये मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स निकाले हैं और ये हैं कंसोलिडेटेड, तो हमेशा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स ही आपने देखने हैं। अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर पिछले साल कितना था, लाइक 2022 की बात 2023 के साथ कंपैरिजन हो रहा है और 2024 का भी रिजल्ट आएंगे तो उसमें फर्दर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो क्वार्टर वाइज रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेसिस तो हमें यही नज़र आ रहा है। अच्छा, 97 पिछले 2022 में था, 2023 में जो फाइनलाइज हुआ वो 114 था। और इसके बाद अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, और जो ईपीएस है वो भी 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और ईपीएस के बेसिस पे ही कंपनी ने डिविडेंड देना होता है, जो कि पिछले साल अच्छा खासा उन्होंने डिविडेंड दिया है। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करते हैं और इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, और इसमें मैंने आपको 1-2 पॉइंट ऑलरेडी भी बताए हुए हैं। अच्छा, जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आप देखा करें, उसमें आपको बड़ी काम की चीज़ें मिला करेंगी। इसमें 2 चीज़ें एक्चुअली आपने देखना होती हैं, वो मैं आपको बता दूँ। इसमें नंबर 1 चीज़ तो आपने ये देखना है कि कंपनी के एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में जाके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कि क्या उसमें इजाफा हुआ है। अगर तो उसमें इजाफा हो रहा है, जिस तरह अभी यहाँ पे कितने हैं 108 2022 में था, और अभी कितना तकरीबन 140 के करीब है, विच इज़ वेरी गुड। और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी से आपने ये देखना होता है कि भाई जो इनके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, और इसमें मिसाल के तौर पे ये 14 नंबर नोट है ना, इसमें इसकी डिटेल होगी कि इसमें क्या क्या इन्होंने एडिशन की है। इससे हमें ये साइन मिलता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। समझ आ गई बात? सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपने लॉन्ग टर्म लोन्स देखने होते हैं, इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के लिए ये नेगेटिव बात है। 91.5 पिछले साल थे, और 2023 के एंड पे कितने थे, ये 1.105 के करीब, तो इसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला। और इसके बाद आपने ये देखना होता है कि जिसकी करंट लाइबिलिटीज़ में ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स खड़े हुए हैं, ये कितने हैं। अभी पिछले साल कितने थे ये 44, और अभी कितने हैं 60, तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, तो इट्स ओके। अभी हम फर्दर मूव करते हैं, जिसमें मैंने आपको सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड के बारे में बताना है, जिसको आप सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और आपको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर सब्सिडरीज़ की बात करें तो इसमें ये बताया गया कि भाई ये इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं और ये इनकी होल्डिंग है। इसमें आप ये देखिएगा, ये हब पावर होल्डिंग लिमिटेड है, HPHL, इसमें इनकी 100% होल्डिंग है। और यही कंपनी जो एसोसिएटेड है, इसकी जो एसोसिएटेड आगे कौन सी बनती है, वो मेगा मोटर्स जो है, जिसके ये दोनों कंपनीज मिल के BYD को पाकिस्तान में लॉन्च कर रही हैं। सही, ये इनके जॉइंट वेंचर्स हैं, हेड ऑफिस और बाकी प्लांट्स वगैरह के एड्रेस लिखे हुए हैं। यहीं तक हमने देखना है। अभी हमने न्यूज़ इसको देख लिया, न्यूज़ के बाद हमने इसका फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल के बाद कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको देखे। अभी हम आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल्स पे, और टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 2 चार्ट एक्चुअली निकाले हैं। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, scstrade.com पे जाएंगे, ये देख लें, और वहाँ पे आपके पास मल्टीपल चार्ट्स का ऑप्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली चाहे आप 4-5 जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमें हब पावर का चार्ट नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभी आप ये देखें कि इसने अब अपने 170 को ऑलमोस्ट टच किया, और अभी ये 147 के करीब हो रहा है। अभी BYD की न्यूज़ भी है, तो यहाँ पे हमें भी देखने को मिले कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है। बट जब तक BYD की कंफर्मेशन ना हो, हमें पता ना चले कि मार्केट में किस तरह से ये बेनिफिट आपको को दे रहा है, तब तक मेरे हिसाब से आपको न्यूज़ की बेसिस पे एक्चुअली डिसीजन करना एक कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। वैसे ओवरऑल अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस पे जाएं, एंट्री लेना चाहें, तो यहाँ पे जिस तरह भी ये डिप्स आ रही हैं, तो डिप्स पे आप इसको बाय कर सकते हैं। बट अभी का जो पिछले तकरीबन 14 से 15 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं ना, मैं आपको वो बता दूँ कि वो इसी रेंज में है कि स्टॉक जो है वो 143, 145 की रेंज में जाता है, 152, 153 की रेंज में जाता है, और लोग डेली बेसिस पे इसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशंस उस तरह से यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। ये बात समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ से अगर हम सासगार इंजीनियरिंग की बात करें तो सासगार इंजीनियरिंग को लेके भी एक न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये अपनी ओरा 7 लॉन्च करने वाले हैं, टैंक 500 लॉन्च करने वाले हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो एलीट क्लास है वो लैंड क्रूजर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो टैंक 500 के स्पेसिफिकेशंस को देखें, उसकी प्राइस को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी ये बहुत ऊंची
लाइक प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी एंट्री सोच समझ के लेनी चाहिए। एक बात जो यहाँ पे काबिल गौर है कि इसके ईयर एंड, समझिएगा, इसके ईयर एंड रिजल्ट से पहले इसके एक जो मेजर लाइक शायद डायरेक्टर हैं, उन्होंने कोई 50,000 जो इसके शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं, वो उन्होंने सेल किए हैं। तो जब ये पता चले कि कंपनी में से कोई बहुत बड़ी एक सब्सटेंशियल लाइक अमाउंट्स मार्केट में कोई सेल कर रहा है, तो इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि अभी कोई गड़बड़ी की बात है। तो यहाँ पे भी आपको कॉशियस रहना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो शेयर है, यहाँ पे ये देखें, इसने अभी 1200 को भी टच किया, और अभी ये जो है 1200 से भी ज़्यादा इसने एक्चुअली टच किया था, और अभी जो है ये तकरीबन 1091 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस था। अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें बात को, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हबको में एज अ बिज़नेस, के हबको एक भाई अच्छा बिज़नेस है, इसके काफ़ी ज़्यादा आगे बिजनेसेस भी हैं, इसकी बेसिस पे अगर आप एंट्री लेना चाहें कि डिविडेंड भी मिलता है और कैपिटल ग्रोथ भी मिलती है, यहाँ से अगर मैं आपको इसका ये वाला चार्ट जो है इसको ओवरऑल करके दिखाऊँ बड़ा, और यहाँ पे मैं इसका जो है ना, यहाँ पे इसका मंथली चार्ट ड्रॉ करूँ ताकि मैं जो भी क्लियर पिक्चर है वो मैं आपको बता सकूँ। सही, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि अभी ये वाला जो स्टॉक है, यहाँ से तकरीबन ये जनवरी से लेके जनवरी 2023 से ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, कभी करेक्शंस आती हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 122 पे गया, फिर ये 113 पे आ गया, थोड़ी बहुत आपको करेक्शंस देखने को मिलेंगी। जिस तरह अभी 170 पे है, तो इसने करेक्ट किया, 146 पे आया, तो अभी ये फिर एक स्टॉक जब वो करेक्ट नहीं करेगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन होगी तो वही उसको इंटीग्रेट करेगी, ट्रिगर करेगी, और फिर वो आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे अपने वॉल्यूम्स देख रहे हैं। जब मार्केट में वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हों और जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में परफॉर्मिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे इसके वॉल्यूम्स, यहाँ देखें, यहाँ पे यहाँ ज़रा गौर करें, यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए, और ये देखें इसकी ये प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। जहाँ अब ये जो आपको कोई न्यूज़ आ रही है, कोई फंडामेंटल है, कोई टेक्निकल है, जो इन्फॉर्मेशन आपको ये वॉल्यूम्स दे सकते हैं, जो ये सिखा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। वॉल्यूम्स आपको बताएंगे कि ये स्टॉक किस साइड पे जा रहा है। अगर आप मुझे कहेंगे कि वॉल्यूम्स के ऊपर मैं एक सेशन ज़रूर आपको बताऊंगा कि आपने अगर 2-3 महीने का प्लान बना रहे हैं, तो उसमें अपने वॉल्यूम्स को एनालिसिस कैसे करना है और अपने पोजीशंस कैसे लेनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है और इसमें पोजीशन ली जा सकती है, बट डिप्स पे जो इसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जब BYD आएगा उसकी बेसिस पे हम बाद में डिसीजंस कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।